स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल एडवांस केमिस्ट्री बाय संयोगिता मैम में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन अपना फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कॉमन टॉपिक, एक इजी टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक जो कि 10th स्टैंडर्ड से या 11th 12th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है और MSc लेवल तक जाता है, जो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। 12th स्टैंडर्ड में जस्ट इसकी डेफिनेशन वगैरह और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर आगे के जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये लेंदी होता चला जाता है। तो सबसे इजी टॉपिक अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और कॉमन टॉपिक है क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अपन इसको इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना क्या होती है, वो डेफिनेशन को सीधा रट लेते हैं, याद करके उसको एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन अपने को रटना नहीं है, हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए, समझते हुए आगे चलेंगे। तो BSc पार्ट फर्स्ट का ये टॉपिक है, जिसमें पार्ट फर्स्ट में टॉपिक दिया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले अपन बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे 1927 में हिटलर और लंदन के द्वारा दी गई थी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। हिटलर और लंदन ने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में वैलेंस बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी। उसके अनुसार मॉलिक्यूल्स एटम्स जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि एटम्स जिसके पास में वैलेंस सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वे अपने इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैप्स करके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए, बोरोन, कार्बन, बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस सेल में 0, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p0। बोरोन 1s2 2s2 2p1। कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस सेल होगा इसका 2, आउटर मोस्ट सेल क्या होता है वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल 2 होगा। बेरिलियम के पास में वैलेंस सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है 2, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। यानी कि ये कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। बोरोन 1 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कार्बन हम जानते हैं कि टेट्रावैलेंट होता है। तो ये टेट्रावैलेंट कैसे हुआ? VBT के अकॉर्डिंग तो केवल वैलेंस सेल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 ही बनेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो टेट्रावैलेंट कैसे? तो VBT ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके p में चले जाते हैं, जिससे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 हो जाती है और ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इसमें जंप कैसे हुआ? हालांकि ये वैलेंस सेल है, एनर्जी में गैप बहुत कम है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन अपने आप जंप करके तो पी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। इसके लिए थोड़ी बहुत एनर्जी किसको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एनर्जी इसको कहाँ से प्राप्त हुई, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इसे ही एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसे पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था। पॉलिंग ने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एटम उसके वैलेंस सेल में उपस्थित सेम एनर्जी के और डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के मिक्स होकर के उतनी ही संख्या में नए प्रकार के समान ऊर्जा, समान आकृति के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये फिनोमिना हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो डेफिनेशन आपने सुन ली, क्या हो गया
कि एटम के वैलेंस सेल में उपस्थित एक एटम की बात करेंगे, एटम के वैलेंस सेल में उपस्थित समान ऊर्जा, सेम एनर्जी के और डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के उतनी ही संख्या में नए प्रकार के समान ऊर्जा, समान शेप के या सेम ऊर्जा, सेम एनर्जी और सेम शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं और ये फिनोमिना हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अब ये प्रोसेस क्यों हुई, बॉन्डिंग से पहले ये प्रोसेस क्यों हुई? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप्ड होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप होता है और डायरेक्शनल नेचर का होता है। या यूँ कहें कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी डायरेक्शनल नेचर अलग अलग होती है। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। तो इनमें ओवरलैपिंग भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक एक्सिस पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनका डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होना चाहिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें बॉन्डिंग में एस भी आ रहा है, तो एस क्या होता है, गोलाकार शेप, स्फेरिकल शेप होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इन सब को आपस में मिला करके सेम टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनकी डायरेक्शनल नेचर एक जैसी होती है। डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होती है बजाय कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, और जब डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा हो जाएगी तो उससे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, एक हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या हो गई है, एनर्जी रिलीज हो गई है, क्योंकि ये एनर्जी किस में काम में आ जाएगी। अब ये जो रिलीज एनर्जी कहाँ काम आ जाएगी, ये रिलीज एनर्जी आपको यूज में ली जाएगी। ये कह रहे हैं ना कि एस से इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रो जाता है, पी में, तो जो इलेक्ट्रॉन एस से पी में जाता है वो जो एनर्जी उसको कहाँ से मिली है, वो एनर्जी उसको इसी प्रोसेस से प्राप्त हुई है कि ओवरलैपिंग के दौरान इसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है बॉन्डिंग से पहले। तो अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने आपको बताया, आप नाम बोलते होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या करेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोलेंगे डेफिनेशन, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, मैंने कहा कि बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम होती है, उनकी शेप डिफरेंट होती है। एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो और उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो और उनकी शेप डिफरेंट होती है, वे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के, वे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के उतनी ही संख्या में सेम एनर्जी, सेम शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, न्यू टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं और ये पूरी प्रोसेस, ये फिनोमिना हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गई। एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है और शेप डिफरेंट होती है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी और डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के उतनी ही संख्या में सेम एनर्जी, सेम साइज, सेम शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन न्यू ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं और ये फिनोमिना हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला रूल आपने अभी बोला डेफिनेशन से ही रूल्स को निकालते हैं। फर्स्ट आपने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। तो पहला रूल हो गया, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, उनकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड हो गया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतनी ही संख्या में न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है।
सेकेंड रूल क्या हो गया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतनी ही संख्या में न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। सपोज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या भी कितनी होगी, 2। 3 कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या भी कितनी होगी, 3। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। और सेकंड रूल हो गया कि जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड रूल ये हो गया, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किसी एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। हाइब्रिडाइजेशन किसी एटम के लिए फिक्स नहीं होता है कि इस एटम के लिए ये ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे हम बात करें कार्बन के लिए फिक्स नहीं है कि इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर इसका sp2 होगा या sp होगा। हम इस कार्बन के मॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे कि CH4, C2H2 या C2H4, कार्बन सेंटर एटम है तीनों के पास में, लेकिन तीनों के पास का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग है। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और C2H4 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये किसी एटम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, स्पेसिफिक नहीं होता कि ये उस एटम के लिए वही हाइब्रिडाइजेशन होगा। डिपेंड करता है केमिकल एनवायरनमेंट पर, उसका एनवायरनमेंट कैसा है उसके बेसिस पर उसका हाइब्रिडाइजेशन निर्धारित किया जाता है। 3 रूल हो गए हैं। चौथा रूल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, हाइब्रिडाइजेशन में केवल ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन्स का केवल हुंड के नियम के अनुसार रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स केवल हुंड के नियमानुसार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट होंगे, फुल्ली फिल्ड होंगे या वैकेंट ऑर्बिटल्स, कोई भी ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स का केवल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है हुंड के नियमानुसार। ठीक है, 4 रूल हो गए हैं। लास्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होती है। तो ये कुछ रूल हो गए हैं हाइब्रिडाइजेशन के। उसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट sp। सबसे पहले एक बात और सुन ले कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसको रिप्रेजेंट इस वे में किया जाता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लिख करके उनकी संख्या को उनके ऊपर डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नोट करके उनकी संख्या को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो पहला हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp से मतलब होता है एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। 2 क्यों बने? क्योंकि मैंने कहा था अभी रूल्स में आया था ये सेकेंड रूल कि जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतनी संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कितने ने भाग लिया यहाँ पर? 1 और 1 2, तो बनने वालों की संख्या भी कितनी होगी? 2। तो s ऑर्बिटल डेफिनेशन तो होगी इसकी कि एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे देख लेते हैं। ये रहा s ऑर्बिटल प्लस ये p ऑर्बिटल। p कोई भी हो सकता है, px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो px, py, pz कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है। ये p ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनकी शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगी। ये 2 हो गए हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में ओरिएंट होंगे। स्पेस में कैसे ओरिएंट होंगे? सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है,
इस सेंटर पॉइंट से एक इस तरफ जुड़ जाएगा और एक इस तरफ, तो इनकी पीछे वाली नॉब एक की इस तरफ आ जाएगी और एक की इस तरफ, ये इस बीच में से। तो इस सेंटर से इसका कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल, यहाँ से देखें तो ये 180 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो ये दो sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं स्पेस में कैसे ओरिएंट होंगे, 180 बॉन्ड एंगल पर। तो इसके लिए शेप क्या हो जाएगी फिर, लीनियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप क्या होती है, लीनियर। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम sp2। sp2 अब आप खुद ही बताते चलेंगे sp2 से क्या मतलब है, एक s 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर अटैच होते हैं। इससे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक s 2 p, इसके साथ में मैं p भी बना देती हूँ यहाँ पर दूसरा। सपोज ये px है, ये py हो गया और इनसे बन जाएंगे ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये इनका ओरिएंटेशन होगा 120 डिग्री पर और शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ये इनकी पीछे वाली नॉब्स हैं तीनों की, यहाँ से ये बॉन्ड एंगल हो गया इसका 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर। बच्चों साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, तो दो हो गए हैं sp और sp2। थर्ड बात करते हैं हम sp3। एक s 3 p, आपको इसी से पता चल जाएगी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक s 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक s ये रहा प्लस इसके p, एक और बना देती हूँ यहाँ पर, ये pz हो जाएगा और इनकी ओवरलैपिंग से, मिक्सिंग से ये 4 sp3 नाम होगा इनका, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इनका ओरिएंटेशन अब कैसे होगा, ये स्पेस में एक सेंटर से आपस में जुड़ जाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल से। बॉन्ड एंगल होगा इसमें 109 डिग्री 28 मिनट। शेप हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगला बात करते हैं हम, 3 हो गए हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अब D की बात आ जाती है। D भी पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो D के रेस्पेक्ट में एक हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक हो जाएगा D2sp3 या फिर sp3d2, और एक होगा इसमें DsP3sp3d। और एक हो जाएगा इसमें D3sp3। देखिए डेफिनेशन तो आप नाम से ही बोल सकते हैं इसके। DsP2 का मतलब हो गया एक D एक S 2 P एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के कितनी संख्या में बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 2D 1S 3P एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1D 1S 3P एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर 3D 1S 3P यानी कि 1S 3P और 3D एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो ये sp3 तो सभी में कॉमन है, sp3 ये sp2 है, इसके बाद बात करेंगे। लेकिन जो sp3 है
यानी कि S तो सभी में ही है, P, Px, Py, Pz। जो D है वो D कौन सा यूज़ में लिया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि जो D ऑर्बिटल होता है उसमें दो तरह के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके दो सेट होते हैं। एक होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी जो लॉब्स होती हैं, जो पालियाँ होती हैं, वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम dxy, yz और xz कहते हैं। और एक D ऑर्बिटल दो का एक सेट होता है जिसकी लॉब्स एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम dx² y² और dz² से डिनोट करते हैं। तो ये जो दो हैं इनकी लॉब्स तो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये तो प्रेजेंट होती हैं एक्सिस पर, और dxy, dyz, dxz इनकी लॉब्स प्रेजेंट होती हैं इन बिटवीन एक्सिस। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर बनने वाली ज्योमेट्री यानी कि बॉन्डिंग कहाँ हो रही है या ज्योमेट्री क्या फॉर्म हो रही है, उसके बेसिस पर d ऑर्बिटल का यूज़ किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो x और y एक्सिस पर होती है। तो यहाँ जो d यूज़ में लिया जाएगा वो होगा dx², और चूंकि एक्सिस पर हो रही है तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स ही यूज़ में लेंगे, हम इन बिटवीन एक्सिस को यूज़ में नहीं लेंगे। तो कौन से आएगा dx² y²। dz² भी नहीं यूज़ में लिया जाएगा क्योंकि z पर बॉन्डिंग नहीं हो रही है, बॉन्डिंग कहाँ हो रही है केवल x और y पर। तो यहाँ जो एक d यूज़ में आ रहा है वो कौन सा d आएगा, dx² y², dx² y²। यहाँ इस d की बात करें, इसमें भी एक ही d यूज़ में आ रहा है, लेकिन इस d के लिए जो d आएगा वो कौन सा आएगा, क्योंकि इसके लिए जो शेप बनेगी वो दो तरह से बन सकती है। या तो इसकी शेप हो सकती है स्क्वायर पिरामिडल, या फिर इसकी शेप बन सकती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें दो तरह की शेप बन सकती हैं, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल, और ये होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस शेप के बेसिस पर अगर ये शेप फॉर्म हो रही है स्क्वायर पिरामिडल, या यूँ कहें कि ये जो d ऑर्बिटल यूज़ में लिया जा रहा है, ये d ऑर्बिटल यहाँ पर dx² y² है, तब तो इसकी शेप बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। और ये d यहाँ पर अगर dz² है तो इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो d ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन के आधार पर शेप का निर्धारण किया जाएगा। d2 sp3 d2 में जो d यूज़ में लिया जाता है वो दोनों d आएंगे एक्सिस वाले, dx² y² dz², इसमें दोनों आएंगे। लेकिन जो d3 sp3 है उसके अंदर ये एक्सिस वाले यूज़ नहीं होंगे, यहाँ पर 3 dxy yz और xz ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ कौन से d काम में आएंगे, dxy yz और xz। इसमें बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री का, चूँकि यहाँ बॉन्डिंग एक्सिस पर हो रही है तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और जो ऊपर नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। ठीक है।